अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम इस वीडियो में करेंगे फिजिक्स क्लास 12 नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड चैप्टर 20 अल्टरनेटिंग करंट के तमाम असाइनमेंट का सोल्यूशन, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का सोल्यूशन, एक्सरसाइज शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन का सोल्यूशन, एक्सरसाइज के कम्प्रहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एवरीथिंग इन वन वीडियो। तमाम चीजों का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काइंडली आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर डायरेक्ट वो चीज समझ सकते हैं जो चीज आप सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखकर आपकी इस चैप्टर की अच्छी तैयारी हो जाएगी। शुरू करते हैं असाइनमेंट 20.1 से। पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई हमें दिए गए हैं 320 वोल्ट। तो डाटा में लिखेंगे कि पीक वोल्टेज हमें दिए गए हैं एसी सप्लाई के 320 वोल्ट। पीक वोल्ट होते हैं मैक्सिमम वोल्टेज एसी सप्लाई के जो हमें दिए गए हैं। तो आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की क्या होगी? आरएमएस वैल्यू डीसी वोल्टेज की एसी वोल्टेज की डीसी अफेक्टिव इक्विवेलेंट वैल्यू होती है। और आरएमएस वैल्यू का फार्मूला होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। ये वैल्यू पीक वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है। इसको हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे। इसके लिए आप एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 8 या शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 को टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप तफसील से देख सकते हैं। हम असाइनमेंट कर रहे थे कि वी आर एम एस होती है वी मैक्सिमम ओवर √2 और वी मैक्सिमम हमें दी गई है 320। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 320 और इसे √2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी वी आर एम एस आ जाएगी 226.2 वोल्ट। और इस तरह हमारी असाइनमेंट सिंपली सॉल्व हो जाएगी। असाइनमेंट 20.2 वोल्टेज अक्रॉस अ 0.1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस दी गई है सी 0.01 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो की जगह हम लगा देंगे 10⁻⁻⁶। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁸ फैरड। तो जो वोल्टेज दिए गए हैं इस कैपेसिटर के क्रॉस वो दिए गए हैं 240 साइन और ब्रैकेट में वैल्यू है थीटा की 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई टी -30 डिग्री वोल्ट। तो राइट करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू इट। इसके अंदर जो करंट थ्रू करेगा उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी? जैसे हम बुक के टॉपिक एसी थ्रू कैपेसिटर में पढ़ के आए थे कि वोल्टेज की एक्सप्रेशन होती है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसको अपनी गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास साइन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू आती है 1.25 इंटू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड और V नॉट हमारे पास मैक्सिमम होगा 240 वोल्ट। कैपेसिटर के अंदर करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप का फार्मूला होता है I नॉट इज इक्वल टू V नॉट ओमेगा C। और फेज शिफ्ट में करंट जो होता है वो लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। तो अगर हम इस इक्वेशन को अपने मेन फार्मूले से कंपेयर करें तो हमारे पास V नॉट जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है 240 वोल्ट यहाँ दिए हुए हैं। और हमारे पास जो फेज डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया गया है -30 डिग्री। फेस हमें दिया गया है -30 डिग्री। इसके साथ ओमेगा टी प्लस थीटा भी आ जाता है अगर आपका फेस भी आपको फार्मूले में दिया हो। तो थीटा आपके पास फेस आ गया -30 डिग्री। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे वी नॉट की हमें वैल्यू दी गई है 240 डिग्री। और ओमेगा हम निकाल चुके हैं 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद। और कैपेसिटेंट दिया है 0.01 माइक्रोफैरड यानी कि 10⁻⁸ माइक्रोफैरड। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.03 अम्पेयर। जैसे हमारे बुक में फार्मूला दिया गया था I इज इक्वल टू आई नॉट साइड ओमेगा टी प्लस π/2 यानी कि करंट जो होता है वो लीड करता है बाय 90 डिग्री। π/2 का मतलब है 90 डिग्री। अब हम इन वैल्यू को आई नॉट की वैल्यू निकाली हमने 0.03 इस फार्मूले पुट करेंगे तो आई नॉट की जगह पुट कर दिया हमने 0.03। फिर हमने लिखा साइन ओमेगा की वैल्यू हमें डाटा से मिली हुई है 1.25 इंटू 10⁻⁴ और साथ में लिख दिया टी प्लस यहाँ पे आना चाहिए था 90 डिग्री लेकिन थीटा में फेस पहले ही -30 दिया गया है तो +90 जो इसने लीड करना था और पहले ही वोल्टेज -30 डिग्री पीछे शुरू हो रहे थे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे +90 -30 तो यह नेट आंसर आएगा 60 डिग्री। तो हमारा करंट की एक्सप्रेशन होगी 0.03 साइन ओमेगा वैल्यू टी प्लस 60 डिग्री अम्पेयर। अगर हम फेसर डायग्राम देखें तो हमारे वोल्टेज तो पहले ही 30 डिग्री -30 डिग्री एक्स एक्सिस या रेजिस्टेंस एक्सर से नीचे लैग कर रहे थे और जो करंट होता है वो लीड करता है बाय 90 डिग्री। तो वोल्टेज के कर्व से करंट 90 डिग्री लीड करेगा तो अगर ये -30 डिग्री था तो ये आपका एंगल +60 डिग्री आएगा। इस वजह से यहाँ पे थीटा हमारा +60 डिग्री आ रहा है। वो रेजिस्टेंस से 60 डिग्री लीड कर रहा है और वोल्टेज पहले ही एक्स एक्सिस रेजिस्टेंस से -30 डिग्री लैग पीछे जा रहे थे और इन दोनों का एंगल था 90 डिग्री। तो कैपेसिटर में करंट ऑलवेज लीड करता है बाय 90 डिग्री और ओमेगा सी कन्वर्ट करता है वोल्टेज को एम्पेयर में। इस क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड हम डी वी
टी डी टी इसका डेरिवेटिव लेके भी हम सॉल्व कर सकते थे। हम अपनी इक्वेशन लिखते और उसको डिफ्रेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आती 240, वैसे ही साइन ओमेगा माइनस 30 डिग्री की आ जाती कॉस ओमेगा माइनस 30 डिग्री, और साथ में जब दोबारा लेते तो ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री का तो आता ओमेगा, और जब ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री का लेते हम डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यह आ जाता डी थीटा ओवर डी टी आ जाता हमारा ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 1.25 × 10⁻⁴। इसको हम डी वी ओवर डी टी जो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है उसमें हम इस क्वेश्चन को पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, और बाद में इस वैल्यू को डी वी और डी टी को वैल्यू में पुट करते हैं आई टी इज इक्वल टू सी डी वी और डी टी में। तो आई टी हो जाता है सी कैपेसिटेंस 10⁻⁻8 दिया गया हमें, और साथ में डी वी और डी टी की सारी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, उसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। और क्योंकि कॉस थीटा होता है साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे देखें कॉस थीटा, इस पे प्लस 90 डिग्री करते तो ये कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाता साइन थीटा प्लस 90 डिग्री में, तो हमारी वही एक्सप्रेशन आ जाती है आई टी की 0.03 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री एम्पेयर। इस तरह हम इक्वेशन डेरिवेटिव के मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। अब हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का सोल्यूशन। वन है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में हम कितने डायोड यूज करते हैं। देखें फुल वेव रेक्टिफायर में हम एक छोटा सा ट्रांसफर यूज करते हैं स्टेप डाउन करने के लिए, बाद में हम 4 डायोड यूज करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, इसमें हम 4 डायोड यूज करते हैं। ये इंश्योर करता है कंटिन्यूस रेक्टिफिकेशन ड्यूरिंग बोथ पॉजिटिव साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंटिन्यूस रेक्टिफिकेशन करता है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2 डायोड कंडक्ट करते हैं और अलाउ करते हैं करंट को थ्रू द लोड, और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरे 2 डायोड कंडक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो को। दिस डिजाइन एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है एंटायर एसी वेव फॉर्म को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4 डायोड्स। 2 है कि यूनिट ऑफ रिएक्टेंस क्या होता है। रिएक्टेंस ये अपोजिशन होती है ऑफर टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। एसी करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है किसके अंदर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर, उसकी रेजिस्टेंस को, इंडक्टर और कैपेसिटर की अपोजिशन को, रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रिएक्टेंस। तो यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इंडक्टिव के लिए भी और कैपेसिटर के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही होती है जो कैपेसिटर और इंडक्टर की शो कर रही होती है, इसे दोनों के लिए यूनिट ऑफ रिएक्टेंस होता है हमारे पास ओम। रिएक्टेंस जो होता है इज एनालॉगस होता है रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट्स। एसी सर्किट की रेजिस्टेंस को हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रिएक्टेंस, और रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस दोनों को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्सएल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम एक्ससी से डिनोट करते हैं, और दोनों का यूनिट ओम होता है। लेकिन याद रखें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। ये डिफाइन करते हैं कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को, और रिएक्टेंस डिफाइन करता है, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और इसे एक्सप्रेस किया जाता है ओम में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओम। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। ये ऐसा यूनिट में किसके इक्वल होता है, हमारे पास सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्म होता है माइनस सेल्फ इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और जिसमें हम ऐसा यूनिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ईएमएफ का होगा वोल्ट, और रेट ऑफ चेंज करंट का होगा अम्पेयर, अम्पेयर डिवाइड हो रहा है, टी डबल डिवाइड हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा, इसका होगा सेकेंड। तो हेनरी का यूनिट आएगा वोल्ट सेकेंड पर अम्पेयर। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, कि अगर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस करे कॉइल में और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो 1 अम्पेयर पर सेकेंड, तो उस सेल्फ इंडक्टेंस को हम कहते हैं 1 हेनरी। तो 1 हेनरी इक्वल होगा 1 वोल्ट 1 अम्पेयर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, तो हेनरी हो जाएगा वोल्ट सेकेंड पर अम्पेयर। क्योंकि ईएमएफ का फार्मूला था माइनस एल डी आई ओवर डी टी, तो एल किसके बराबर हो जाएगा, ये ई उधर ही रहेगा, डी आई ओवर डी टी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी ओवर डी आई। डी टी यानी कि सेकंड ऊपर रहेगा, डी आई यानी कि करंट नीचे आ जाएगा। तो ईएमएफ फॉर यूनिट वोल्ट सेकंड ऊपर और करंट नीचे, तो हेनरी आ जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। तो 1 हेनरी कहलाता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो 1 हेनरी वो सेल्फ इंडक्टेंस होती है जो 1 वोल्ट वोल्टेज के लिए और करंट जो चेंज हो वो हो 1 एम्पेयर पर सेकंड। 4 है कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर। कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि एसी को तो वो जाने देता है लेकिन डीसी को वो ब्लॉक कर लेता है। कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है डीसी को लेकिन अलाउ कर देता है एसी को, क्योंकि जब डीसी आता है तो वो इनिशियल चार्जिंग शुरू कर देता है, लेकिन जब एसी आ रहा होता है तो वो कंटिन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आ रहा होता है, जिसकी वजह से एसी उसमें से पास हो जाता है।
जैसे ही हम डीसी सप्लाई देंगे तो कैपेसिटर पहले चार्ज होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डीसी को फ्लो नहीं करने देगा, जिसकी वजह से डीसी जो होगा वो कैपेसिटर ब्लॉक हो जाएगा, आगे ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन जब एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई में कैपेसिटर पहले रिपीटली चार्ज होगा, एक फिर नेगेटिव साइकिल में आएगा तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह चार्जिंग डिस्चार्जिंग से वो एसी को अपने अंदर से पास होने देगा। तो कैपेसिटर सिर्फ इंसुलेटर है डीसी के लिए, क्योंकि अपने डीसी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर डीसी डायरेक्ट करंट, ऑप्शन ए। आंसर नंबर 5 है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो ये पीक वैल्यू है ये हमें अल्टरनेटिंग करंट की दी गई है 5/2 एम्पेयर। तो आई पीक हमें दिया गया है 5/2 एम्पेयर। तो द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट विल बी, मीन स्क्वायर वैल्यू होती है स्क्वायर ऑफ द आरएमएस करंट। मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? आरएमएस करंट का स्क्वायर, और आरएमएस होता है हमारे पास आई एम ओवर √2। तो हम आई आरएमएस निकालेंगे जो होगा आई पीक ओवर √2। आई पीक है 5/2 ओवर √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आई आरएमएस आएगी आपके पास 5 एम्पेयर। अब मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है स्क्वायर ऑफ आरएमएस वैल्यू होती है। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25a स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 5 स्क्वायर ए नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, क्योंकि मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर होता है आरएमएस का, तो 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। अगर उन्हें पूछा होता आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू आती है हमारे पास 5 एम्पेयर। यहाँ पे यूनिट ठीक होता है और आंसर भी ठीक होता है, लेकिन जो क्योंकि स्क्वायर पूछा हुआ है तो ये होगा 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर लेंगे तो करंट का भी यूनिट का भी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए ए स्क्वायर। यूनिट को इग्नोर करें तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 6 है कि एसी सिस्टम में हम जनरेट करते हैं साइन वेव, क्योंकि तो साइन वेव हम एसी सिस्टम में क्यों जनरेट करते हैं? साइन वेव जनरेट होती है रोटेशनल मोशन ऑफ एसी जनरेटर की वजह से, जो कि नेचुरल फॉर द सर्कुलर मोशन होता है, और इसमें मिनिमम एनर्जी लॉस होता है और मिनिमम डिस्टॉर्शन होती है इन द सर्किट। इसके अलावा साइन वेव के अंदर लैक्स होता है, हार्मोनिक्स की लैकिंग होती है, तो ये रिड्यूसिंग करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, जिससे भी हमारी मिनिमम एनर्जी लॉस होती है और डिस्टॉर्शन होती है। तो एसी जनरेटर प्रोड्यूस करते हैं साइन वेव इनहेरेंटली बिकॉज कॉइल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्रिएट करती है साइनोसाइडल वोल्टेज। दिस वेव फॉर्म इंश्योर करती है इफेक्टिव पावर ट्रांसमिशन विद मिनिमम हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इट प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑप्शन बी। आंसर नंबर 7 है कि अल्टरनेटिव वोल्टेज की इक्वेशन दी गई है 20 sin 157t। तो VT का फार्मूला है 20 sin 150t। इसमें 157 जो है ये ओमेगा की वैल्यू है। तो फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिव वोल्टेज की क्या होगी? हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो एफ हो जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई, और ओमेगा इस इक्वेशन में हमें दिया गया है 157। इसे हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। यार देखिए जो टी का कोफिशिएंट होता है साइन की इक्वेशन में उसको हम कहते हैं ओमेगा, एंड द आर्गुमेंट ऑफ साइन फंक्शन ओमेगा टी ये डिफाइन करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी एफ इज ड्रिवन फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, वेयर ओमेगा की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 157 रेडियन पर सेकेंड। तो उसे सॉल्व करके हमारी फ्रीक्वेंसी आई है 25 हर्ट्ज, ऑप्शन बी। आंसर नंबर 8 है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी वोल्टेज या करंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका फार्मूला पीक वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं, अगर हमें आरएमएस वैल्यू दी गई है तो उसे √2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमें आरएमएस वैल्यू दी गई है इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी पीक वैल्यू आ जाएगी। अगर पीक वैल्यू दी गई है तो इसे √2 से डिवाइड कर दें तो हमारी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो आरएमएस वैल्यू डायरेक्टली डिटरमाइन द पीक वैल्यू। फ्रीक्वेंसी एंड फेस आर अनरिलेटेड टू द पीक मैग्नीट्यूड। तो पीक आरएमएस रिलेशनशिप ये इंडिपेंडेंट होता है फेस और फ्रीक्वेंसी पे, सिंपली √2 का ये फैक्टर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो पीक वैल्यू के लिए हम √2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं आरएमएस वैल्यू से। तो अल्टरनेट करंट की अगर आपने पीक वैल्यू निकालनी हो तो सिंपली आरएमएस वैल्यू ऑप्शन बी को आप √2 से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर साइनोसाइडल एसी पीक वैल्यू इज √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। अगर आप आरएमएस वैल्यू जानते हैं तो आप पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें फेस और फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, लेकिन ये पीक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती। ये सिर्फ टाइम पीरियड और को अफेक्ट करती हैं, पीरियड को, टाइमिंग को, पीक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती हैं पीक के मैग्नीट्यूड को। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम करेंगे शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन करें म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन वो होती है जिसमें दो कॉइल्स होती हैं और एक में करंट या वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करने से दूसरे में करंट या वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट पैदा होता है। तो अब डिफाइन करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन अकर व्हेन चेंजिंग
करंट इन वन कॉइल, किसी एक कॉइल में करंट को चेंज करने से वो इंड्यूस करे ईएमएफ फोर्स, ईएमएफ इन नियर बाय कॉइल, जो नियर बाय कॉइल में ईएमएफ फोर्स वो जनरेट करे टू शेयर मैग्नेटिक फ्लक्स, ताकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को शेयर करते हुए एक कॉइल में करंट चेंज करने से दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में अगर पैदा करने वाला करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तो पैदा होने वाला करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होगा, यानी कि क्लॉकवाइज। इसमें हमने करंट चेंज किया तो जो भी इसकी करंट की डायरेक्शन थी उससे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसमें से पास हुआ तो इसमें भी इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गया। लेकिन इसमें पैदा करने वाले का करंट या ईएमएफ की जो डायरेक्शन थी, पैदा होने वाले में उसकी करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इसका फार्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का माइनस एम। एम है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इसके लिए मैग्नेटिक कपलिंग रिक्वायर्ड होगी बिटवीन टू कॉइल, यानी कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है हमारी ट्रांसफर की, तो इंड्यूस ईएमएफ ये अपोज करेगा चेंज इन द करंट। जैसे कि लेंज लॉ बताया कि इसके करंट की डायरेक्शन और इसके करंट की डायरेक्शन, इसको पैदा होने वाली करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट होगी इसके, और ये इसका जो ईएमएफ है वो इसके पैदा करने वाले ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन करंट इन वन कॉइल, एक कॉइल में करंट देने से इंड्यूस करेगा ईएमएफ इन द अदर कॉइल। इफ ये डिफरेंट होती है सेल्फ इंडक्शन में। सेल्फ इंडक्शन में सिर्फ एक ही कॉइल होती है, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होती हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होती हैं और सेल्फ इंडक्शन में सिर्फ एक ही कॉइल होती है। दूसरा हमारा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन अकर होती है जब चेंजिंग करंट इन अ कॉइल ये इंड्यूस करता है ऑपोजिंग ईएमएफ विद इन द सेम कॉइल, कि जिस कॉइल को हमने करंट दी है उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा और वो आने वाले करंट को अपोज करेगा। अगर हम देखें प्राइमरी करंट हम ये रेड वाला एरो दे रहे हैं क्लॉकवाइज, इसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस करंट पैदा होगा, तो वो इस रेड वाले करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। पैदा होने वाला करंट पैदा करने वाले करंट को अपोज करेगा और इंड्यूस करंट जो होगा उसी कॉइल में पैदा होगा। तो सेल्फ इंडक्शन में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट उसी कॉइल में पैदा होता है जिसमें हम फ्लक्स को चेंज करते हैं। व्हेन चेंजिंग करंट पास थ्रू अ कॉइल और या सोलिनॉइड, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस इनसाइड द कॉइल। उसी कॉइल के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। दिस इन टर्न इंड्यूस एन ईएमएफ, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। दिस ईएमएफ अपोज द चेंज इन फ्लक्स, जो पैदा होने वाला ईएमएफ है वो पैदा करने वाले को अपोज करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस ईएमएफ को हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, और इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ विल बी द अगेंस्ट द करंट इफ इट इज इंक्रीजिंग एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इसका फार्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का माइनस एल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें एल हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है। इसमें जो स्टोर एनर्जी होती है इन मैग्नेटिक फील्ड, ये रेजिस्ट करती है करंट के चेंजेस को। थ्योरेटिकली देखते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन एनेबल एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द आइसोलेटेड सर्किट। म्यूचुअल इंडक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होती है ऐसे सर्किट में, एक प्राइमरी कॉइल से दूसरी कॉइल में एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसकी एग्जांपल है ट्रांसफार्मर। जबकि सेल्फ इंडक्शन स्टेबलाइज करता है करंट के फ्लो को इन इंडिविजुअल सर्किट। बोथ अराइज फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन करंट के फ्लो को स्टेबलाइज करता है। बहुत ज्यादा करंट हो तो बहुत ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा और वो ईएमएफ आने वाले करंट को रोकेगा, जिससे हमारी कॉइल बर्न नहीं होगी, तो करंट जो आने वाला करंट है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये वाला प्रोसेस सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के काम करते हैं। क्वेश्चन 2 है कि क्या ऐसा यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस का और सेल्फ इंडक्टेंस का ये सेम होते हैं? तो आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन जिसे एम कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन एल कहते हैं। इन दोनों का यूनिट होता है हेनरी। हेनरी को हम एमसीक्यू नंबर 3 में एक्सप्लेन करके आए, काइंडली देख लीजिएगा। तो हेनरी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वोल्टेज। डब्ल्यू हो गए एल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हेनरी हो जाएगा वोल्टेज इंटू रेट ऑफ करंट टाइम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो वोल्टेज का यूनिट आ जाएगा वी, चेंज ऑफ टाइम का यूनिट आ जाएगा एस, और चेंज ऑफ करंट का यूनिट आ जाएगा एम्पेयर। तो ये जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, जिसे हम हेनरी कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी सेम फार्मूला है, सेम यूनिट है, यहाँ पे बस एल की जगह हमारा एम आ जाएगा। तो 1 हेनरी होता है 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, दोनों के लिए एक यूनिट होता है। हेनरी मेजर करता है इंडक्टेंस यूनिवर्सली। सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ एक कॉइल होती है, जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्वांटिफाई करते हैं कपलिंग, यानी दो कॉइल बिटवीन टू कॉइल। बोथ डिस्क्राइब द इंड्यूस ईएमएफ, दोनों इंड्यूस ईएमएफ को डिफाइन करते हैं पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और दोनों का यूनिट होगा हमारे पास हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी तब होगी जब 1 वोल्ट ईएमएफ से करंट इंड्यूस हो इन द कॉइल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो 1 एम्पेयर पर सेकेंड, तो ये होगा 1 हेनरी। तो अगर दो कॉइल में
1 हेनरी तब होगा जब 1 वोल्ट ईएमएफ से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो 1 एम्पेयर पर सेकेंड, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगी 1 हेनरी। डेफिनेशन सेम है, इसमें सिर्फ 2 कॉइल्स आ गई हैं और इसमें हमारे पास 1 कॉइल आई है। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ करें सर्किट फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें हमने डायोड लगा दिया और ये देखें हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे डायोड का ये लेफ्ट पोर्शन होता है, ये वाला ट्राइंगल वाला, ये पॉजिटिव साइन को शो कर रहा होता है और ये वाला हमारा नेगेटिव साइन को शो करता है। जब हमारा एसी में साइकिल आता है, जब साइकिल आता है, जब पॉजिटिव साइकिल आता है, तो ये वाला साइड पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होती है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगी तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस। और ये जो पॉजिटिव साइकिल जब आएगा तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, जिसको से ये वाला पॉजिटिव साइकिल पास हो जाएगा तो हमें हाफ वेव मिल जाएगी। और जब हमारा नेगेटिव साइकिल आएगा, जब हमारा नेगेटिव साइकिल आ जाएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा नेगेटिव। जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा तो इसको हम कहते हैं डायोड की रिवर्स बायस पोजीशन। तो रिवर्स बायस पोजीशन होता है तो डायोड एक स्विच की तरह काम करता है और ये ऑफ हो जाता है। जब ऑफ हो जाता है तो नेगेटिव साइकिल हमारा पास नहीं होने देता। फिर दोबारा हमारा पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव में फॉरवर्ड बायस, फिर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में रिवर्स बायस। तो जब ये फॉरवर्ड बायस होगा ये पॉजिटिव को जाने देगा, जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये रिवर्स बायस होगा तो ये नेगेटिव को नहीं जाने देगा। इस तरह हमारी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो जाती है। लेकिन अगर डायोड को हम ऐसे लगाएं तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मिलती है। लेकिन डायोड को हम उल्टा लगा दें, जगह डायोड को हम उल्टा लगा दें, अब जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये हमारा नेगेटिव पोर्शन है, ये हमारा नेगेटिव पोर्शन है। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट करेगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। अब ये रिवर्स बायस हो गया क्योंकि यहाँ से हमारा आ रहा है पॉजिटिव साइकिल, यहाँ से आ रहा है हमारा पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव है तो ये हमारा कहलाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट आगे पास नहीं होगा, जिस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव वेव नहीं मिलेगी। लेकिन जब हमारा नेगेटिव साइकिल आएगा, ये देखिए यहाँ से हमारा जब नेगेटिव साइकिल आया तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो ये होगी हमारी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में ये होता है, फॉरवर्ड बायस में ये करंट को पास होने देता है तो नेगेटिव नेगेटिव साथ हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट पास हो जाएगा तो इसका ये नेगेटिव साइकिल मिल जाएगा। तो करंट की पोलैरिटी और डायोड हमने कैसे लगाया, इससे हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल हासिल कर सकते हैं। फिर ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो पॉजिटिव साइकिल पास नहीं होगा। फिर नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये दोबारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो नेगेटिव साइकिल पास हो जाएगा। इस तरह हमें नेगेटिव साइकिल की हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर हम ऐसे कहते हैं, इसे कहते हैं डीसी आउटपुट, वो भी पल्सेटिंग, क्योंकि इसमें पल्स बन रही होती हैं। हम ये देख सकते हैं कि करंट आया, ये हमारा फॉरवर्ड बायस है तो पॉजिटिव साइकिल पास हो गया। लेकिन जब हमारा नेगेटिव साइकिल आया तो ये हमारा रिवर्स बायस है, ये इसको पास नहीं होने देगा। तो फॉरवर्ड बायस में अभी ये देखेंगे, ये फॉरवर्ड बायस जब आया तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस था, इसने करंट को जाने दिया। नेगेटिव साइकिल में ये हमारा रिवर्स बायस है तो ये डायोड इसको करंट को नहीं जाने देगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर में हम ब्रिजस्टोन टाइप सर्किट यूज करते हैं, जिसमें हम 4 डायोड को हम इस स्क्वायर के चारों लाइनों पे लगा देते हैं। और ये जब हमारा पॉजिटिव साइकिल आता है और दरमियान में हम अपना लोड लगाते हैं। जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो यहाँ देखें पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल में ये रिवर्स बायस होगा और ये फॉरवर्ड, तो यहाँ से करंट गुजर के पॉजिटिव साइकिल दे देगा हमें। यहाँ से करंट गुजरेगा, रेजिस्टेंस को लोड देगा और यहाँ से करंट गुजर के वापस चला जाएगा। इस तरह हमारी पॉजिटिव वेव क्रॉस हो जाएगी। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल आएगा तो यहाँ से देखें, जब ऊपर नेगेटिव साइकिल होता है तो नीचे पॉजिटिव साइकिल होता है, ऊपर से नेगेटिव और नीचे से पॉजिटिव। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा और ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। तो नेगेटिव साइकिल ऐसे गुजरेगा और इससे हमें यहाँ पे नेगेटिव साइकिल मिल जाएगा। और जब ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइकिल हमारा ऐसे गुजरेगा, पॉजिटिव साइकिल हमारा ऐसे गुजरेगा, जिससे हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा। तो पहली डायग्राम में देखें, जब यहाँ पॉजिटिव साइकिल आया तो D1 हमारा फॉरवर्ड बायस था, D1 और D2 भी हमारा फॉरवर्ड बायस था। तो ये सर्किट क्लोज का मतलब सर्किट ऑन था, तो करंट यहाँ से गुजरता हुआ गुजर गया तो हमें पॉजिटिव साइकिल मिल गया। जबकि D3 और D4 हमारे रिवर्स बायस हैं, ये सर्किट हमें ऑफ कर देंगे, ओपन मैंने ऑफ कर देंगे। और दूसरे नेगेटिव साइकिल में ऊपर से नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होगा। पहले में जब ऊपर पॉजिटिव होता है तो नीचे नेगेटिव था, अब इसमें ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमारा D3 और D4 और D3 ये दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, तो सर्किट हमारा ऑन होगा तो हमें एक और पॉजिटिव वेव मिल जाएगी। लेकिन D1 और D2 ये हमारे रिवर्स बायस होंगे, तो यहाँ पे सर्किट ओपन यानी कि ऑफ होगा। और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में जब पॉजिटिव साइकिल आया तो ये हमारा और ये हमारा डायोड दोनों फॉरवर्ड बायस से ये हमारे करंट को जाने देंगे तो पॉजिटिव साइकिल बन जाएगा। दोबारा देखें, जब पॉजिटिव साइकिल आया तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस था, करंट ऐसे गया, ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस था, तो ये हमारा पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा। और जब हमारा नेगेटिव साइकिल आएगा तो हमारा ये वाला
ये वाला भी हमारा फॉरवर्ड बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। दोबारा देखेंगे, ये हमारा नेगेटिव साइकिल आया, ये हमारा करंट आया, ये हमारा फॉरवर्ड बायस था, ये हमारा फॉरवर्ड बायस था, जिससे हमारा दूसरा पॉजिटिव साइकिल भी आ जाएगा। इस तरह हमारी होगी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ से हमारा करंट आएगा, पॉजिटिव साइकिल मूव करेगा। अब ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके चला जाएगा, जिससे आउटपुट पे हमें एक पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट कंटिन्यू। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू नहीं होती, बल्कि पल्सेटिंग पैदा होती है। यहाँ पे देखिए थे पल्सेटिंग डीसी आउटपुट आती है हमारे पास। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो कंटिन्यूज होता है। हाफ वेव में हम नेगेटिव साइकिल जो होता है इसी रेक्टिफिकेशन का वो हम नहीं यूज कर पाते। तो देखिए जब पॉजिटिव रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव साइकिल हमारा लॉस हो जाता है, वो हम यूज नहीं कर पाते। तो फुल वेव में हम नेगेटिव साइकिल को भी यूज कर लेते हैं रेक्टिफिकेशन में। ये देखें जब पॉजिटिव साइकिल आया था तब भी हमारी वेव पैदा हुई, जब नेगेटिव साइकिल आया था तब भी वेव पैदा हुई। हम दोनों साइकिल्स को यूज कर सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी कम होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें आधी बिजली हम लॉस कर देते हैं। हाफ वेव में रिपल बहुत कम होते हैं और फुल वेव में रिपल बहुत हाई होते हैं। हाफ वेव में देखिए रिपल गैप गैप के साथ आ रहे हैं, बहुत कम रिपल आ रहे हैं, और फुल वेव में रिपल ज्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगल डायोड इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एसी करंट। क्वेश्चन में 3 में हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिंगल डायोड के यूज को बड़ा एक्सप्लेन किया है, काइंडली देख लें। उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि फंक्शन है एक्ट एज द इलेक्ट्रॉनिक वॉल। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉल के तौर पर एक्ट करता है, अलो करता है करंट ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर हम सीधे यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव देंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को करंट करेगा, उल्टा लगाएंगे तो सिर्फ सिर्फ नेगेटिव साइकिल को कनेक्ट करेगा। रिजल्ट होगा ये कन्वर्ट कर देगा एसी को यूनी डायरेक्शनल पल्सेटिंग डीसी में। एसी को यूनी डायरेक्शनल पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये ब्लॉक कर देता है नेगेटिव हाफ साइकिल को। अगर हम पॉजिटिव साइकिल ले रहे हैं तो नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस में ये नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देगा, और इसकी 50% पावर को ये लॉस कर देता है। सिंपल डिजाइन है लेकिन इनएफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी 50% कम है। तो डायोड जिसे हम पीएन जंक्शन भी करते हैं, ये कंडक्ट करता है व्हेन फॉरवर्ड बायस। जब ये फॉरवर्ड बायस हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और एनोड से कैथोड की तरफ बिजली को जाने देता है। ड्यूरिंग एसी नेगेटिव फेस, अगर इसमें इस कंडीशन में अगर नेगेटिव फेस आएगी तो यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव से जो कनेक्ट होगा तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में डायोड जो होता है वो करंट को अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव साइकिल आगे पास नहीं होगा, जिससे प्रोड्यूस होगा इंटरमीडिएट डीसी आउटपुट। पहले डीसी फिर गैप फिर डीसी, फिर कहते हैं इंटरमीडिएट डीसी आउटपुट हमारी प्रोड्यूस होगी। और डायोड को हम उल्टा लगा दें तो फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल को पास होने देगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल को रोक लेगा। क्वेश्चन 5 है, डिस्टिंग्विश करें ग्राफिकली बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक्सप्लेन करके आए हैं, काइंडली जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 3 से आगे शुरू करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमारी पल्सेटिंग डीसी आती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आती है और पॉजिटिव साइकिल आते हैं। और पहले पॉजिटिव साइकिल आता है और नेगेटिव साइकिल के दौरान हमारे पास कुछ भी नहीं आता, यानी कि ये साइकिल हमारा कट हो जाता है। फिर दोबारा पॉजिटिव साइकिल आता है, फिर हमारा नेगेटिव साइकिल कट हो जाता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे हर दफा पॉजिटिव साइकिल मिलता रहता है। अगर उल्टे वे डायोड यूज करेंगे तो हर दफा हमें नेगेटिव साइकिल भी यूज मिलेगा। तो हाफ वेव की एफिशिएंसी सिर्फ 50% है। फुल वेव ये डबल फ्रिक्वेंसी के रिपल देता है, यहाँ पे एक रिपल गैप, एक रिपल, यहाँ पे डबल रिपल प्रोड्यूस करता है। ग्राफिकली हाफ वेव शो करता है गैप्स, हाफ वेव में यहाँ पे गैप्स आ जाते हैं ड्यूरिंग द नेगेटिव इनपुट, और फुल वेव इन्वर्ट करता है नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव में। ये नेगेटिव साइकिल को भी पॉजिटिव में इन्वर्ट कर देता है, जिससे कोई गैप नहीं आता, तो यील्ड करता है कंटिन्यूस पल्सेस, जिसकी वजह से कंटिन्यूस पॉजिटिव पल्सेस पैदा होती हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं जब पॉजिटिव साइकिल आया तो ये सर्किट, ये हमारे D3 और D4 ये हमारे रिवर्स बायस हो जाएंगे, जिससे ये सर्किट ओपन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर D1 से और D2 से करंट मिलेगा तो पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव वाला रिपल मिल जाएगी। जब हमारा यहाँ से नेगेटिव वाला आया तो नेगेटिव वाले में D2 हमारा पॉजिटिव, D2 वाला नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो जिसकी वजह से D2 और D1 दोनों कंडक्ट करेंगे, जैसे हम इस फिगर में एक्सप्लेन करके आए थे, और जिससे हमें पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो D3 और D4 ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जिससे हमें नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव में इन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह हमें एक और नेगेटिव साइकिल मिल जाएगा। तो इसमें कंटिन्यूस पॉजिटिव इंपल्सेस मिलेंगी। ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन की अब सिंपल एक और डायग्राम दे सकते हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल आया तो इस डायोड ने कनेक्ट कर दिया, जब पॉजिटिव साइकिल आया तो यहाँ पॉजिटिव वेव मिल गई। जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आया, जब नेगेटिव साइकिल है तो नीचे हमारे पास पॉजिटिव साइकिल होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो नीचे हमारे पास नेगेटिव आ रहा होता है। ऊपर जब पॉजिटिव आया तो ये फॉरवर्ड बायस था, ये रिवर्स बायस था, तो इस ऊपर वाले की वजह से पॉजिटिव साइकिल मिला। जब हमारा
नेगेटिव साइकिल आया इस पे नेगेटिव साइकिल आया तो नीचे हमारे पॉजिटिव साइकिल आ रहा होगा। ऊपर जब नेगेटिव आ रहा होगा तो नीचे पॉजिटिव आ रहा होगा। ऊपर वाले में हमारे पास नेगेटिव साइकिल है, नीचे वाले में पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव आएगा तो अब ये कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस होके, और ये हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस। अब ये हमारे पास पॉजिटिव पल्स देगा। तो पहले हमारा ऊपर वाले ने पॉजिटिव पल्स दी और ये यहाँ ट्रांसफर होगी ऊपर से जब पॉजिटिव आया। जब दूसरे हाफ साइकिल में नीचे पॉजिटिव था, ऊपर नेगेटिव था तो नीचे वाले में पॉजिटिव था, तो ये वाला पॉजिटिव ने इसने हमारे दूसरी पॉजिटिव सर्कल दी। फिर दोबारा ये वाला पॉजिटिव इस फॉरवर्ड बायस से होते हुए यहाँ चला जाएगा, और उसके बाद ये वाला पॉजिटिव इस फॉरवर्ड बायस से होते हुए फिर आगे चलता जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती जाएगी। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कंटिन्यूस पल्सेस आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी और फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी सेम होती है जैसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है? तो आंसर है फ्रीक्वेंसी कंटेंट दोनों की सेम नहीं होती। देखें, जब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ रही थी, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज कर लेते हैं कि 2 साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 2। तो पहले पॉजिटिव साइकिल में इसको पॉजिटिव मिला, फिर दूसरे पॉजिटिव साइकिल में इसको पॉजिटिव मिला। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी या डायग्राम के मुताबिक 2 थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, कि इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और इसकी हार्मोनिक आती हैं 1F 2F 3F। पाकिस्तान में देखा जाएगा अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद 50 हर्ट्ज होगी। लेकिन फुल वेव को देखा जाए तो यहाँ देखिए, जब ये पॉजिटिव साइकिल आया था तो यहाँ से पॉजिटिव मिल गया, जब यहाँ से पॉजिटिव आया था तो फिर हमें यहाँ से पॉजिटिव मिल गया। हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी थी लेट्स सपोज 2, लेकिन आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी, देखिए यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी 2 थी तो यहाँ पे एक और हम बना लेंगे, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी 4। इसके पॉजिटिव के लिए इसके पॉजिटिव, यानी कि एक पॉजिटिव एक साइकिल में हमें यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। अगर इनकी इनपुट फ्रीक्वेंसी हम दें 1 तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 2, क्योंकि यहाँ पे डबल्स हमें रिपल मिल रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ रहा था, नेगेटिव मिस हो गया था। यहाँ पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन नेगेटिव के ऑपोजिट एंड से हमने पॉजिटिव लेके यहाँ शिफ्ट कर दिया था। इसके एक साइकिल में यहाँ पे हमें 2 साइकिल मिल रहे हैं। इसके एक साइकिल के लिए 1 साइकिल, इसके एक साइकिल के लिए 2 साइकिल मिल रहे हैं। तो इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है 2F और इसकी हार्मोनिक होती है 2F 4F एंड सो ऑन। तो फुल वेव हैज डबल रिपल फ्रिक्वेंसी, फुल वेव की डबल रिपल फ्रिक्वेंसी होती है एज कंपेयर टू इनपुट फ्रिक्वेंसी या एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव में इनपुट और आउटपुट फ्रिक्वेंसी दोनों सेम होती हैं और फुल वेव में ये फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है। फूरियर एनालाइज रिवील हाफ वेव आउटपुट कंटेन डीसी ऑल हार्मोनिक्स। फूरियर ने एनालाइज किया था कि हाफ वेव की डीसी ऑल हार्मोनिक्स होते हैं, बाय फुल वेव हैज डीसी इवन हार्मोनिक्स, ये इवन हार्मोनिक्स होते हैं और उससे डबल होते हैं। हायर रिपल फ्रिक्वेंसी सिंप्लीफाइज फिल्टरिंग, हायर रिपल फ्रिक्वेंसी पैदा होती है जो बाद हम फिल्टरिंग से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास फुल वेव में डबल फ्रिक्वेंसी होती है एज कम्पेयर टू इनपुट फ्रिक्वेंसी, और हाफ वेव में जितनी इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है उतनी होती है। हाफ वेव के हार्मोनिक होते हैं 1F 2F 3F जो कि ऑड और सिंपल नंबर्स हैं, और फुल वेव के इवन नंबर है, डबल फ्रिक्वेंसी है 2F 4F 6F एंड सो ऑन। क्वेश्चन 7 है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ ऑफ सिग्नल इज ब्लॉक्ड, या हाफ सिग्नल, जैसे अगर डायोड को पॉजिटिव नेगेटिव एंड में लगाएं तो जो नेगेटिव साइकिल है ये ब्लॉक हो जाता है आफ्टर रेक्टिफिकेशन। वो क्यों? जैसे हम क्वेश्चन में 3, 4, 5, 6 में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डायोड रिवर्स बायस होता है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। जब हम यहाँ पे से ऐसे लगाएंगे तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो एनोड से कैथोड करंट जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, यहाँ पे देखिए जब यहाँ से पॉजिटिव आया तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव में ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये पॉजिटिव साइकिल को कंडक्ट करेगा। लेकिन जब हमारे यहाँ से नेगेटिव साइकिल आया, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस सूरत में ये रिवर्स बायस हो जाएगा। नेगेटिव साइकिल में एनोड टू कैथोड, तो हमारा डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में जो डायोड होता है वो करंट कंडक्ट नहीं करता, तो ये करंट को ब्लॉक कर देगा। सेम चीज हम क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन करके हैं, काइंडली शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पीएन जंक्शन की कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करें और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करें तो ये फॉरवर्ड बायस होता है और ये करंट को कंडक्ट कर देता है। लेकिन अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करें और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें तो ये हमारा रिवर्स होगा, इस सूरत में करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, ये करंट को ब्लॉक कर देगा। द डायोड परमिट इलेक्ट्रॉन फ्लो ओनली कैथोड टू एनोड। डायोड जो होता है सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव फिर कैथोड टू एनोड कंडक्ट करता है। When AC polarity reverse, the diode become reverse bias। जब यहाँ पे इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, यहाँ से पॉजिटिव वाले को नेगेटिव दे देते हैं और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव दे देते हैं,
तो कोई नेगेटिव साइकिल नहीं आता, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस की वजह से नेगेटिव साइकिल नहीं आता। एक स्विच की तरह काम करते हैं कि स्विच हमारा ओपन हो गया, स्विच हमारा ऑफ हो जाता है। हम ये देख सकते हैं कि करंट आया, ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, तो पॉजिटिव साइकिल पास हो गया। लेकिन जब हमारा नेगेटिव साइकिल आया तो ये हमारा रिवर्स बायस है, ये इसको पास नहीं होने देगा। तो फॉरवर्ड बायस में अभी देखेंगे, ये फॉरवर्ड बायस जब आया तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस था, इसने करंट को जाने दिया। नेगेटिव साइकिल में ये हमारा रिवर्स बायस है, तो ये डायोड इसको करंट को नहीं जाने देगा। क्वेश्चन एक है, फर्क बयान करें रूट मीन स्क्वायर और पीक वैल्यू ऑफ द साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट। पीक वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू, हमारी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम कहते हैं पीक वैल्यू, और जो पीक मैक्सिमम पोजीशन की 0.077 का मल्टीपल होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं हमारी आरएमएस वैल्यू। फार्मूला होता है कि आई आरएमएस, आई मैक्सिमम पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करें तो आ जाता है हमारा आई आरएमएस। आई आरएमएस 0.707 मल्टीपल ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होता है। आरएमएस यूज होता है फॉर पावर कैलकुलेशन में। आरएमएस इंटीग्रेट करता है करंट ओवर टाइम, रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव पावर को, डिलीवरी कैपेबिलिटी। पीक इज इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम, पीक जो होता है किसी खास लम्हे के दौरान इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम होता है। ये बहुत पीक वैल्यू क्रूशियल होती है फॉर इंसुलेशन डिजाइन, और आरएमएस वैल्यू होती है फॉर पावर कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक ये हमारी पीक वैल्यू है रिलेटिव टू 0, और ये हमारी यहां से लेके यहां तक ये हमारी आरएमएस वैल्यू है जो पीक वैल्यू से कोई मल्टीपल है 0.707 से। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारी बुक में भी दिया हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द स्टेडी करंट DC which when flowing through resistor produce same amount of heat that produced by AC current। यानी कि कोई DC करंट है वो किसी रेजिस्टर में से गुजरेगा तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, कितनी पावर कंज्यूम करेगा, और AC भी उसी रेजिस्टर से उतनी सेम अमाउंट हीट या पावर प्रोड्यूस करे। उस AC की वैल्यू कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर AC देखें, AC अगर यहां से लेके यहां तक हमारा लेट्स सपोज 1 वोल्ट था, 1 वोल्ट था, तो आरएमएस हमारा 0.707 वोल्ट होगा, और ये 0.707 वोल्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ पावर कंजप्शन करेगा जब स्टीडी डीसी करंट flowing through the resistor produce same amount of heat is equal to same amount of heat produced by AC 0.707 of maximum voltage। RMS की वैल्यू होती है maximum divided by √2। फॉर एग्जाम्पल अगर RMS वैल्यू है किसी AC करंट की 7 एम्पेयर, तो अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करेगा सेम हीटिंग इफेक्ट जो डीसी करंट 7 एम्पेयर प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें हम कैलकुलेशन के लिए हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम पीक वैल्यू नहीं लेते। तो आरएमएस वैल्यू सेम अमाउंट ऑफ पावर, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी डीसी करंट की सेम अमाउंट ऑफ करंट या पावर या हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन 9 है कि इंपीडेंस क्या है और इसका रिलेशन क्या है, हाउ इट इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। Also find its SI unit। डेफिनेशन है टोटल अपोजिशन टू AC सर्किट इन AC कॉम्बिनेशन, जिसमें रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है। रिएक्टेंस में याद रखें XL और XC दोनों आ जाएंगे। इसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर का अंडर, जो सिंपल पैथागोरस थ्योरम है। और जो आपकी रिएक्टेंस होती है अगर XL की वैल्यू ज्यादा हो और XC की वैल्यू कम हो तो फार्मूला होता है XL माइनस XC, जो इक्वल होता है XL इक्वल होता है 2πfL के, और XC इक्वल होता है हमारे पास 1/2πfC के। और ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, Z चेंज हो जाता है अगर फ्रिक्वेंसी चेंज की जाए। जैसे XL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, फ्रिक्वेंसी को अगर इंक्रीज किया जाएगा तो XL इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन XC वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे तो XC की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, जब XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के। रिएक्टिव कैपेसिटेंस, रिएक्टिव इंडक्टेंस या रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस सबका एक ही यूनिट होता है ओहम। तो इंपीडेंस इज द कॉम्प्लेक्स सम ऑफ रेजिस्टिव, डेसिपेशन एंड रिएक्टिव एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट्स। इट डिटरमाइन द करंट एम्पलीट्यूड इन AC सर्किट I इज इक्वल टू V/Z। जैसे ओम लगा था V इज इक्वल टू IR, तो डीसी सर्किट में फार्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, लेकिन अगर AC सर्किट हो तो यही फार्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू IZ। रेजिस्टेंस की जगह आ जाता है हमारा इंपीडेंस, तो I हो जाएगा V/Z। तो इंपीडेंस क्या है, एन इंपीडेंस इज अ ट्राइंगल फॉर सीरीज RLC सीरीज सर्किट गिव द रिलेशनशिप R², जो रेजिस्टेंस का है, और ये हमारी इंपीडेंस रिएक्टेंस के लिए XL माइनस XC है, क्योंकि XL की वैल्यू आमतौर पर ज्यादा होती है
तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। द अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कंपोनेंट टू अल्टरनेटिंग करंट अराइजिंग फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ओहमिक रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। कंबाइंड इफेक्ट आएंगे रेजिस्टेंस आर के और रिएक्टेंस, जिसमें हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की रिएक्टेंस दी होगी। इनके जो कंबाइंड इफेक्ट आएंगे किसी भी एसी सर्किट में, उसको हम कहेंगे इम्पीडेंस। यानी कि सारे मिलके कितनी अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट अपोज करेंगे फ्लो करंट को, उस अपोजिशन की मेजरमेंट को हम कहेंगे इम्पीडेंस। इसके आप ट्राइंगल बना के सिंपल ये पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें बेस आपकी आर स्क्वायर है, परपेंडिकुलर आपका XL माइनस XC का होल स्क्वायर है और हाइपोटेन्यूज आपका इम्पीडेंस है Z, जो हम निकाल सकते हैं। इसे सर्किट के एलिमेंट है कि रेजिस्टेंस को हम R कहते हैं, XC ये कैपेसिटर की इंपीडेंस को कहा जाता है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस को कहा जाता है, इंडक्टर हमारी की रेजिस्टेंस को हम कहते हैं XL। क्वेश्चन 9 की कंटिन्यूटी में है क्वेश्चन नंबर 10 के डिफरेंस क्या है रिएक्टेंस और इंपीडेंस में। रिएक्टेंस ये अपोजिशन होती है जो इंडक्टर या कैपेसिटर देते हैं, और इंपीडेंस ये टोटल अपोजिशन होती है जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तमाम की अपोजिशन को प्लस किया जाता है। रिएक्टेंस में नो एनर्जी डेसिपेशन, और XL और XC की वैल्यू इक्वल हो जाए तो रिएक्टेंस में कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होती, लेकिन इंपीडेंस में इंक्लूड एनर्जी डेसिपेशन में एनर्जी ज़ाया होती है। रिएक्टेंस होती है XL इंडक्टर की रिएक्टेंस प्लस कैपेसिटर की रिएक्टेंस, टोटल को प्लस किया जाए तो ये टोटल रिएक्टेंस आ जाएगी, जिसको हम X से डिनोट करेंगे। यहाँ पे भी ये रिएक्टेंस, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा रिएक्टेंस शो कर रहा है, और इंपीडेंस ये टोटल है जिसमें XL माइनस XC भी है और रेजिस्टेंस भी है। इसको ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो इंपीडेंस हमारी टोटल Z आ जाएगा। तो रिएक्टेंस इज इमेजिनरी, इंपीडेंस इज मैग्नीट्यूड, impedance has magnitude and phase. तो reactance cause phase shift. Impedance combine resistive and reactive effect to define voltage current relationship in AC circuits. तो रिएक्टेंस की वजह से फेज शिफ्ट होता है। अगर XL ज्यादा है XC कम है तो हमारा जो वोल्टेज है वो लीड करेगा, लेकिन अगर XC ज्यादा है XL कम है तो हमारा वोल्टेज लैग करेगा। लेकिन आमतौर पर XL की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए हमारी फेज शिफ्ट होती है जिसमें वोल्टेज हमारे लीड ही कर रहे होते हैं। तो इम्पीडेंस कंबाइन रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव इफेक्ट, और इम्पीडेंस में हमारा ये रिएक्टिव इफेक्ट और रेजिस्टेंस दोनों कंबाइन हो जाते हैं। इसको डिफाइन करते हैं वोल्टेज करंट रिलेशनशिप इन एसी सर्किट। जैसे बुक में भी RCL सीरीज सर्किट दिया गया और इसकी हमने ये डायग्राम बनाई हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है लेकिन एसी को पास होने देता है। ये चीज हम MCQ नंबर 4 में भी एक्सप्लेन करके आए हैं, काइंडली देख लीजिएगा। तो आंसर है डीसी बिहेवियर कि कैपेसिटर चार्ज होता है, जब डीसी इसको हम दी जाती है तो कैपेसिटर डीसी को पास नहीं होने देता। डीसी जब सप्लाई होती है तो लेट्स सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। तो डीसी बिहेवियर कैपेसिटर चार्ज होता है, वोल्टेज इक्वलाइज हो जाते हैं और बाद में ये कोई करंट फ्लो नहीं होता, जिस वजह से डीसी को ये ब्लॉक कर देता है। तो हम जब डीसी सप्लाई दे रहे होते हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, और चार्ज होने के बाद इसके वोल्टेज और बैटरी के वोल्टेज दोनों इक्वलाइज हो जाते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं होता। लेकिन एसी में कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही होती है। लेट्स सपोज जब पॉजिटिव साइकिल आया था तो यहाँ पे वो पॉजिटिवली चार्ज कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव साइकिल आया, जैसे ही देखें बार में नेगेटिव साइकिल आया तो नेगेटिव साइकिल ने इसको पहले पॉजिटिव को कैंसिल करके फिर इसको नेगेटिव में चार्ज करना शुरू कर दिया। फिर दोबारा पॉजिटिव साइकिल आया तो इसने इस नेगेटिव को कैंसिल करके दोबारा पॉजिटिव में चार्ज करना शुरू कर दिया। तो कंटिन्यू चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से एसी करंट इसमें से फ्लो कर जाता है। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होने से यहाँ भी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो कंटिन्यू चार्ज और डिस्चार्जिंग से एसी में करंट फ्लो कर जाता है, इसलिए कैपेसिटर जो होता है वो एसी को अपनी तरफ से पास होने देता है। क्योंकि डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है इसलिए इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस होती है। तो कैपेसिटर रेजिस्ट करता है वोल्टेज चेंज को, और डीसी प्रोवाइड करता है कांस्टेंट वोल्टेज हेल्टिंग करंट आफ्टर चार्जिंग। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो करंट को रोक आगे जाने नहीं देता। एसी ऑसिलेट करता है वोल्टेज फोर्सेस को परपेचुअल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से करंट उसमें से पास हो जाता है, अनेबलिंग द करंट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने कैपेसिटर को +5 -5 डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आया, तो कैपेसिटर ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को स्टोर कर लिया। जब दोनों चार्ज को स्टोर कर लिया अब फर्दर उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ भी तकरीबन 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, अब चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन जब यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आया और इस तरफ नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन रिवर्स में जब यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आएगा और फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये डिस्चार्जिंग की तरफ चला जाएगा। एक दफा चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। इस तरह चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से हमारा जो करंट है वो कैपेसिटर में से फ्लो कर जाता है। कैपेसिटर एसी को कोई रेजिस्टेंस नहीं देता, एसी को पास होने देता है अपने अंदर से।
इसमें हमारे ब्लैक वाले एरो शो कर रहे हैं कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जबकि रेड एरो शो कर रहे हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से कैपेसिटर में से एसी करंट फ्लो करके। क्वेश्चन 12 है कि हाउ डज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रिक्वेंसी चेंज करने पे कैसे इंक्रीज होती है। एक्स सी का फार्मूला हमें मालूम है कि होता है 1/2πfc। तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करें, अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करें तो रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। वही अगर हम फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करें तो रिएक्टेंस कैपेसिटर्स की इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने पे रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करने से रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाती है, तो दोनों के इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज थी तो कैपेसिटेंस आई 1 माइक्रोफैरड, सी 1 माइक्रोफैरड थी तो एक्स सी आ जाएगी 159। फ्रिक्वेंसी का 10 हर्ट्ज करें तो एक्स सी आ जाएगी 15.9। तो हायर फ्रिक्वेंसी मीन्स निजिलेबल अपोजिशन, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्स सी की वैल्यू कम हो जाएगी, निजिलेबल हो जाएगी वैल्यू एक्स सी की। तो हायर फ्रिक्वेंसी अलो करता है लेस टाइम ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अकोमुलेशन, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो चार्ज को अकोमुलेट होने में कम टाइम लगेगा, जिससे कम हो जाएगी कैपेसिटिव की रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो। तो अगर आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्टेंस कम हो जाएगी, तो जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो जल्दी अकोमुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कैपेसिटर पे देखते हैं, कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय वोल्टेज 90 डिग्री। तो कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज से, करंट फ्लो टू चेंज वोल्टेज, करंट फ्लो करता है वोल्टेज चेंज करने के लिए। लेकिन इंडक्टर में करंट लैग करता है वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यानी कि इसमें करंट वोल्टेज लीड कर रहे होते हैं और करंट पीछे रह जाता है। वोल्टेज इंड्यूस टू बाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोरेज कॉज फेज शिफ्ट, कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट लीड्स, एंड इंडक्टर स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी जिसमें वोल्टेज लीड्स। तो एनर्जी स्टोरेज होता है फेज चेंज पे इफेक्ट क्रिएट करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है इस वजह से करंट लीड करता है, और इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है इस वजह से वोल्टेज लीड करते हैं। जैसे देखें आइडियल कैपेसिटिव सर्किट फेस एंगल दिया हुआ है, इसमें ब्लू वाली लाइन करंट की आ रही है और ये डॉटेड वाली लाइन वोल्टेज की आ रही है। अब यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी इस पॉइंट पे, तो इस वजह से करंट लीड करेगा वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट लीड कर रहा है, करंट पहले 90 डिग्री पे पहुंच रहा है जबकि वोल्टेज बाद में पहुंच रहा है। जब वोल्टेज 0 पे था तो करंट हमारा 90 पे पहुंच गया था, इस वजह से करंट लीड कर रहा है वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इंडक्टर में करंट लैग करता है बाय वोल्टेज 90 डिग्री। अब इंडक्टर का ग्राफ देखें तो ये इंडक्टर का करंट है, जब इंडक्टर का करंट 0 डिग्री पे था तो वोल्टेज उस वक्त 90 डिग्री पे पहुंच गया हुआ था। इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है इंडक्टर के वो 90 डिग्री आगे चल रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडक्टर करंट। तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करते हैं करंट के। यहाँ पे ब्लैक वाला ग्राफ हमारा वोल्टेज का है, रेड वाला करंट का। तो देखें वोल्टेज हमारे पहले 90 पे पहुंचे हैं, करंट हमारा बाद में 90 पे पहुंचा है, इसका मतलब वोल्टेज हमारे लीड कर रहे हैं करंट से। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैसे अफेक्ट करती है द करंट थ्रू इन एसी सर्किट। फार्मूला होता है करंट का V ओवर एक्स सी, तो एक्स सी होता है 1/2πfc। तो अगर ये एक्स सी नीचे है तो ये 2πfc इंटू वी ऊपर चला जाएगा, तो करंट आ जाएगा 2πfc इंटू वी। यहाँ देखिए कैपेसिटेंस और एक्स सी का इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हैं कि एक्स सी होता है 1/2πfc। तो अगर सी को आप बढ़ाएंगे तो एक्स सी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो सी अगर आप इंक्रीज करेंगे, सी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एक्स सी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एक्स सी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सी इंक्रीज एक्स सी डिक्रीज तो करंट अगेन इंक्रीज। तो करंट प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, अगर इसको डायरेक्ट देखा जाए तो करंट डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा अगर फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखें। तो लार्ज कैपेसिटेंस स्टोर मोर चार्ज पर वोल्ट। तो लार्ज कैपेसिटेंस का मतलब है कि वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा पर वोल्ट, रिड्यूस करेगा रिएक्टेंस को, अलाउइंग ग्रेटर करंट फ्लो, जिससे ज्यादा करंट फ्लो होगा फॉर सेम अप्लाइड वोल्टेज इन एसी वोल्टेज। तो लार्ज कैपेसिटेंस होगी तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, रिएक्टेंस कम हो जाएगी जिससे ज्यादा करंट फ्लो होगा अगर हम सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो अब हम करेंगे एक कंप्रहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम इनको एक्सप्लेन करके आए तफसील थे, काइंडली आप वो देख लीजिएगा, साथ में वही डायग्राम बना लीजिएगा। डेफिनेशन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कन्वर्ट करती है वन हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट टू डीसी बाय ब्लॉकिंग द अदर हाफ साइकिल। ये एक हाफ साइकिल को अलाउ करती है और दूसरे हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देती है। इसमें ऑपरेशन में सिंगल डायोड को हम सीरीज में लगाते हैं विद लोड रेजिस्टेंस आर। देखिए सिंगल डायोड को हम सीरीज में लोड रेजिस्टेंस आर के साथ लगाते हैं,
जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो करंट फ्लो करता है आर से। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये करंट करेगा, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये रिवर्स बायस होगा तो करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा। तो डायोड नेगेटिव हाफ से रिवर्स बायस होगा तो वो करंट को ब्लॉक कर देगा, तो आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएंगे। जबकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज हमारे हो जाएंगे वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी आउट होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज आएंगे, नेगेटिव में जीरो आएंगे। की पैरामीटर एवरी डीसी वोल्टेज जो होंगे वो होंगे वी डी सी मैक्सिमम ए सी डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू 0.318 वोल्ट ऑफ मैक्सिमम। या कि अगर डीसी हम 1 वोल्ट बनाना चाहते हैं, सॉरी डीसी जो वोल्ट बनेंगे वो मैक्सिमम एसी वोल्टेज को 0.318 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने वोल्टेज एसी सप्लाई किए 1 तो डीसी सप्लाई वोल्टेज मिलेंगे 0.318। रिपल फैक्टर इस गैमा की वैल्यू होती है, हाई होता है 1.21 और एफिशिएंसी बहुत लो होती है, तकरीबन 50 से या 40.6% इसकी एफिशिएंसी होती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यूज करता है डायोड यूनी डायरेक्शनल कंडक्टिविटी टू पास ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल। द आउटपुट इज पल्सेटिंग डीसी होती है, इसमें 50% हमारी पावर लॉस हो जाती है। ये सूटेबल है लो पावर एप्लीकेशन के लिए, जैसे बैटरी चार्जर वगैरह। क्वेश्चन 2 है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करें ऑपरेशन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। ऑपरेशन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर को हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया है, काइंडली शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, जिसमें बताया गया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड 1 और डायोड 3 ये फॉरवर्ड बायस हो गए, लेकिन इस डायग्राम में हमने डायोड 1 और डायोड 2 को हमने फॉरवर्ड बायस लिए है, और रिवर्स दूसरी डायग्राम में हमने D3 और D4 यहाँ लिए। अब हमने नंबरिंग अपनी डायग्राम के मुताबिक कर दी है कि डायोड और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस हो गए, और करंट डायोड 1 और डायोड 2 से होके यहाँ से देखिए डायोड 1 और डायोड 2 से होकर बस सर्किट कंप्लीट करेगा। जबकि नेगेटिव साइकिल में डायोड 3 और डायोड 4 फॉरवर्ड बायस हो गए थे, नेगेटिव साइकिल में डायोड 3 और डायोड 4 फॉरवर्ड बायस हो गए, करंट ऐसे फ्लो करेगा। वेव फॉर्म फुल वेव रेक्टिफायर होगा, साइन वी आउट होगा साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। ये पॉजिटिव साइकिल में फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगी। एवरी डीसी वोल्टेज जो पैदा होंगे वो 2 VM ओवर पाई, यानी कि अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम वोल्टेज 1 अप्लाई करते हैं तो जो डीसी हमें मिलेगी वो मिलेगी 0.636 वोल्ट। रिपल फ्रिक्वेंसी ट्वाइस इनपुट फ्रिक्वेंसी होगी। अगर इनपुट फ्रिक्वेंसी हमारी 1 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमारी 2 हो जाएगी। जैसे हम फ्रिक्वेंसी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करके हैं, काइंडली से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिएगा। इसके लिए कोई सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती, और इसकी हायर एफिशिएंसी होती है, तकरीबन 81.2% हायर एफिशिएंसी होती है एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर यूज 4 डायोड, ये 4 डायोड यूज करता है टू डायरेक्ट बोथ हाफ साइकिल थ्रू द लोड, कि दोनों हाफ साइकिल पॉजिटिव ये नेगेटिव हाफ साइकिल भी और पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी लोड से गुजारने के लिए इन द सेम डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस डीसी विद रिड्यूस रिपल। वो कंटिन्यूस डीसी प्रोड्यूस करता है और रिपल्स को कम कर देता है। और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में जब पॉजिटिव साइकिल आया तो ये हमारा और ये हमारा डायोड दोनों फॉरवर्ड बायस से ये हमारे करंट को जाने देंगे तो पॉजिटिव साइकिल बन जाएगा। दोबारा देखें, जब पॉजिटिव साइकिल आया तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस था, करंट ऐसे गया, ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस था, तो ये हमारा पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा। और जब हमारा नेगेटिव साइकिल आएगा, जब हमारा नेगेटिव साइकिल आएगा तो हमारा ये वाला भी हमारा फॉरवर्ड बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। दोबारा देखेंगे, ये हमारा नेगेटिव साइकिल आया, ये हमारा करंट आया, ये हमारा फॉरवर्ड बायस था, ये हमारा फॉरवर्ड बायस था, जिससे हमारा दूसरा पॉजिटिव साइकिल भी आ जाएगा। इस तरह हमारी होगी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ से हमारा करंट आएगा, पॉजिटिव साइकिल मूव करेगा। अब ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके चला जाएगा, जिससे आउटपुट पे हमें एक पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। क्वेश्चन 3 है, एनालाइज करें इफेक्ट ऑफ सिंगल कैपेसिटर इन स्मूथिंग द करंट फ्लो। क्वेश्चन 3 है, एनालाइज करें इफेक्ट ऑफ सिंगल कैपेसिटर इन स्मूथिंग करंट फ्लो। कैपेसिटर को हम पैरेलल लगा देंगे टू द लोड आर, तो ये हमारा ब्रिज सर्किट था, ये इसने आउटपुट दी थी, और अगर हम कैपेसिटर लगा देंगे तो कैपेसिटर ये जो हमारी रिपल्स आ रही हैं ये रिपल्स कम हो जाएगी, क्योंकि जब मैक्सिमम पहुंचेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, जब मिनिमम पहुंचेगा तो वो उसको डिस्चार्ज करके करंट फ्लो करके इस रिपल्स को कम कर देगा। यहाँ भी देख सकते हैं ये कैपेसिटर को हम उसके लोड को कैपेसिटर के पैरेलल में लगा रहे हैं, जैसे कैपेसिटर सी पैरेलल टू द लोड आर। पहले चार्जिंग फेस आएगा, जब वी रेक्ट होगा ज़्यादा होंगे जो प्रोड्यूस किए हैं तो वो कैपेसिटर के वोल्टेज ज़्यादा है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जब वी आ रहे थे यहाँ पे देखें कैपेसिटर के वोल्टेज चार्ज हो रहे हैं, कैपेसिटर चार्ज कर रहा है, यहाँ पे चार्ज हो गया, यहाँ पे फुल चार्जिंग पे पहुंच जाएगा जैसे ही हमारे वोल्टेज पहुंचेंगे। अब जब हमारे जो वी हमने प्रोड्यूस किया है वो कैपेसिटर के वोल्टेज से कम होंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो वोल्टेज जब नीचे जाने शुरू करेंगे तो यही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होकर इस रिपल को कम करके ये ऐसे डिस्चार्ज होकर हमारी वेव फॉर्म को इस तरह में कन्वर्ट कर देगा।
तो यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर खुद इसने वेव आर्म की रिपल को कम कर दिया है। फिर जब वोल्टेज ऊपर पहुंचेंगे कैपेसिटर फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जब वो नीचे जाने शुरू होंगे फिर वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इससे हमारी आउटपुट वोल्टेज में जो बड़े बड़े रिपल आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे और छोटे छोटे ये फ्लक्चुएशन रह जाएगी। पहले हमारी ऐसी थी तो फ्लक्चुएशन अब थोड़ी सी ऐसे रह जाएगी। तो रिपल वोल्टेज का फार्मूला है वी रिपल इज इक्वल टू आई लोड ओवर 2 FC। एफ है रिपल फ्रिक्वेंसी, इनपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ हाफ साइकिल, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फॉर फुल वेव। तो आउटपुट डीसी आउटपुट क्या होगी, डीसी आउटपुट इज इक्वल टू वी एम माइनस रिपल फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला हमारी बुक में नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो स्मॉल रिपल पैदा होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में हमने एक्सप्लेन किया था और क्वेश्चन नंबर 12 में हमने एक्सप्लेन किया था। तो इस सर्किट में जो कैपेसिटर है हमारा वो रेजर्वायर के तौर पे काम होता है। जब यहाँ से हमारा पीक नीचे की तरफ जाती है तो उस तरफ ये चार्ज सप्लाई करना शुरू कर देता है, और जब पीक ऊपर की तरफ जाती है तो उस वक्त कैपेसिटर चार्ज स्टोर करना शुरू कर देता है। तो जो कैपेसिटर है वो एक्ट करता है एज अ रेजर्वायर ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग वोल्टेज पीक एंड डिस्चार्जिंग ड्यूरिंग ट्रफ। पीक के वक्त चार्ज करता है और ट्रफ जब नीचे जाना शुरू होता है तो उसे डिस्चार्ज करके ये रिपल्स को कम कर देता है, फ्लक्चुएशन को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसिंग आउटपुट फ्लक्चुएशन एंड अप्रॉक्सीमेटिंग द स्टेडी डीसी करंट। ये फ्लक्चुएशन को कम करके तकरीबन नियरली स्टेडी डीसी करंट दे देता है। इस तरह हम सिंगल कैपेसिटर या मल्टीपल कैपेसिटर यूज करके करंट को स्मूथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन करने फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हम म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन को एक्सप्लेन करके हैं। काइंडली शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 आप जरूर देख लीजिएगा कि सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल टू अपोज चेंज इन इट्स ओन करंट। अपने ही करंट में वो चेंज को अपोज करती है बाय इंड्यूसिंग बैक ईएमएफ, ताकि वो बैक ईएमएफ इंड्यूस करे। बाकी फार्मूले ये डायग्राम ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, वो देख लीजिएगा, वो थ्योरी यहाँ लिख दीजिएगा। मैकेनिज्म में देते हैं जब करंट इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग करंट, इंड्यूस ईएमएफ अपोज करता है करंट राइज को, यानी नेगेटिव पोलैरिटी। और जब करंट डिक्रीज हो रहा होता है इंड्यूस ईएमएफ तो अपोज करता है करंट डिले, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का फार्मूला इसमें यूज होगा 1/2 LI²। तो सेल्फ इंडक्शन राइज होता है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें चेंजिंग करंट आल्टर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, इंड्यूस करता है वोल्टेज दैट रेजिस्ट करते हैं चेंज को। दिस स्टेबलाइज द सर्किट बट कॉज वोल्टेज स्पाइक्स व्हेन स्विचिंग। ये सर्किट को स्टेबलाइज तो कर देता है लेकिन वोल्टेज की स्पाइक्स पैदा होती हैं जब हम स्विचिंग करते हैं या जब स्विचिंग हो रही होती है। ये सेल्फ इंडक्शन की थ्योरी और ये वाली डायग्राम हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन करके हैं, करनी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा, उससे कनेक्ट किया गया अक्रॉस द इंडक्टर। तो फाइंड करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। वोल्टेज की एक्सप्रेशन होगी हमारे पास Vm sin ओमेगा टी, जबकि इंडक्टर की वैल्यू होगी L। तो फार्मूला होता है Vt इज इक्वल टू L रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम di/dt। जैसे वोल्टेज का फार्मूला Vt का फार्मूला था Vm sin ओमेगा टी और Vt का फार्मूला था L di/dt। इन दोनों का इक्वल कर लेते हैं हम। ये L यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, dt यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब V/m कांस्टेंट है और इसकी ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ di आ जाएगा i, Vm और कांस्टेंट है तो साइन ओमेगा टी की हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस सी, या कांस्टेंट को हमने यहाँ के कह दिया प्लस कांस्टेंट। अज्यूम कर लेते हैं कि कोई डीसी इफेक्ट नहीं है, तमाम के तमाम एसी है, के की वैल्यू 0, कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, तो आई टी आ जाएगी माइनस आया था साइन ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रेशन ली थी, तो यह आया था माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा, इसमें से के की वैल्यू कैंसिल कर दी, तो वी एम ओवर ओमेगा एल माइनस में कॉस ओमेगा टी। और हमें मालूम है कॉस थीटा ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस 90 डिग्री। कॉस थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 हमारे पास है 90 डिग्री। और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की हमने गिवन में एक्सप्रेशन दे दी थी, तो जो हमारे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आएगा वो Vt होगा Vm साइन ओमेगा टी, और जो इंस्टेंटेनियस करंट की होगी वो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली है, वो होगी Vm साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, साथ में यहाँ माइनस आएगा। की पॉइंट्स में पी करंट होता है Vm ओवर ओमेगा एल, और करंट लैग करता है वोल्टेज के बाय 90 डिग्री किसी भी इंडक्टर में। इंडक्टर अपोजिशन टू करंट चेंज कॉज द फेज लैग एंड करंट एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड एल। क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन करें टर्म इम्पीडेंस को ऑफ एन एसी सर्किट और फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द आरएल सीरीज सर्किट। इम्पीडेंस होती है टोटल अपोजिशन ऑफ एसी करंट में जो टोटल अपोजिशन होती है एसी में उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, उसमें कंबाइनिंग द रेजिस्टेंस जो आर कहते हैं, रिएक्टेंस जिसे हम एक्स कहते हैं।
और इसका यूनिट होता है ओम। आर एल सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस आर होगी और इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगी एक्स एल, जिसका फार्मूला होगा ओमेगा एल। तो इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का स्क्वेयर का अंडर रूट, और एक्स एल की जगह लिख देंगे ओमेगा एल का स्क्वेयर। इम्पीडेंस का फेस एंगल होगा फाई इज इक्वल टैन इनवर्स एक्स एल ओवर आर। इम्पीडेंस एक्सटेंड करती है ओहम लॉ को टू एसी सर्किट। इन आरएल सर्किट रेजिस्टेंस डेसिपेट करती है एनर्जी, वाइल इंडक्टेंस जो होती है वो एनर्जी को स्टोर करती है और फेस को शिफ्ट करती है। ये हमारा आर एल सीरीज एसी सर्किट था जिसमें रेजिस्टेंस इंडक्टर सीरीज में लगे हुए थे। इसमें वोल्टेज लीड कर रहे थे करंट से। ये हमारी इंपीडेंस ट्रायंगल बनेगी जिसमें हमारी बेस होगी वी आर और परपेंडिकुलर होगा वी एल। इस पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाई पार्टिंग इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। तो वी आर का स्क्वायर आ जाएगा आई आर स्क्वायर और वी एल का स्क्वायर आ जाएगा आई एल का स्क्वायर। इसमें से आई हम कॉमन ले लेंगे, आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंडर रूट ने आई का स्क्वायर कैंसिल कर दिया, आई जाकर डिवाइड हो गया। तो वी ओवर आई आ जाएगा टोटल इंपीडेंस, वी ओवर आई आ जाएगा हमारा टोटल इंपीडेंस और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरह हम इंपीडेंस का फार्मूला ड्राइव करेंगे। साथ में इंपीडेंस की आप ट्राइंगल बना सकते हैं कि आर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और एक्स एल आपको वर्टिकल डायरेक्शन में है और जेड जो है आपका वो इंपीडेंस को शो कर रहा है। और एक्स एल का फार्मूला होता है 2 पाई एफ एल। और इस सर्किट में हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं वो लीड करते हैं तो 90 डिग्री। क्वेश्चन 7 है इन आर एल सीरीज सर्किट विल द करंट लैड या लीड इन अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। एक्सप्लेन द आंसर विद फेसर डायग्राम। ये हमारी फेसर डायग्राम है जिसमें आर एल सीरीज सर्किट लगाया है। तो करंट लैग करेगा वोल्टेज के बाय द एंगल ऑफ फाई। इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर जाते हैं, जब वोल्टेज लीड करेंगे तो करंट जो होगा वो लैग कर जाएगा। ये देखें वोल्टेज लीड कर रहे हैं। अब वोल्टेज कितना लीड करेगा इसकी डिपेंड करेगा वैल्यू कि रेजिस्टेंस की वैल्यू वी आर की वैल्यू कितनी है और वी एल की वैल्यू कितनी है। आप इस डायग्राम देख सकते हैं वोल्टेज का ग्राफ यहाँ तो शुरू है। जब हमारा वोल्टेज 90 डिग्री पे पहुंचा है तो उस वक्त हमारा करंट 0 डिग्री पे पहुंचा है। इस तरह वोल्टेज हमारे लीड कर रहा है करंट से और करंट हमारा लैग कर रहा है। वोल्टेज फेसर को देखे जाए तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। वी आर जो इन फेस होगा करंट के साथ आई के साथ, और वी एल ये लीड करेगा बाय 90 डिग्री, करंट को लीड करेगा 90 डिग्री। तो अप्लाइड वोल्टेज होंगे वी इक्वल टू होंगे वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर ओवर अंडर रूट, और थीटा होगा फाई जो लीड एंगल है हमारे पास tan इनवर्स वी एल ओवर वी आर। की पॉइंट देखते हैं वी एल जो होगा वो आई ओमेगा एल और वी आर आई आर के इक्वल होगा। तो लैग कंफर्म बाय आई टी से कंफर्म हो जाएगा। आई टी की करंट की इक्वेशन है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा आएगा, माइनस फाई आएगा, यानी कि ये लैग कर रहा है। इंडक्टर अपोज करता है करंट चेंजेस को, तो डिलेइंग कर देता है करंट बिल्डअप रिलेटेड टू द वोल्टेज। तो करंट डिले होने से करंट लैग कर जाता है। आप इस डायग्राम को देखें तो पता चलेगा कि इसमें वी आर और वी एल दिया हुआ है हमें यहाँ पे और यहाँ पे। दिस मीन दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल विल स्टिल लैग द वोल्टेज। इसका मतलब है करंट जो है वोल्टेज के पीछे रहेगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ लैगिंग होगी वो लेस देन 90 डिग्री होगी। और कितना लैग करेगा इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी वी आर और वी एल की वैल्यू के, यानी फाई का एंगल लेस देन 90 होगा। ये कितना वोल्टेज लीड करेंगे और कितने वोल्टेज लीड करेंगे, कितना करंट लैग करेगा, ये डिपेंड कर देगा वी आर और वी एल की वैल्यू क्या है। लेकिन हर सूरत में वोल्टेज लीड करेंगे और करंट हमारा लैग करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब करें फेस ऑफ एसी एंड हाउ फेस लैग और लीड इन एसी सर्किट। Position of waveform related to the reference measure the degree or in radian। वेवफॉर्म की पोजीशन रेफरेंस से मेजर किया जाए, उस मेजर को हम रेडियन में या डिग्री में मेजर कर सकते हैं। वो बताता है फेस की उसके एंगल से है। फेस लैग लीड देखें करंट पीक आफ्टर वोल्टेज जैसे होता है इंडक्टर में, और लीड में करंट पीक बिफोर वोल्टेज जैसे होता है कैपेसिटर में। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हम ये चीज एक्सप्लेन करके हैं। काइंडली शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इंडक्टर्स में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से और कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। कॉजेज में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इंडक्टर ये करंट को डिले कर देते हैं तो करंट लैग पीछे रह जाता है। कैपेसिटर ये वोल्टेज को डिले कर देते हैं जिस वजह से करंट हमारा लीड कर जाता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जाए तो वोल्टेज होता है वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट अगर करंट लैग कर रहा होगा पीछे रह जाएगा तो आई टी हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई कि कितने डिग्री वो पीछे रह रहा है। अगर करंट लीड कर रहा है तो फिर होगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई कि करंट कितने डिग्री लीड कर रहा है। फेज डिफरेंस अराइज फ्रॉम द रिएक्टिव कंपोनेंट्स स्टोरिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी कॉजिंग टाइम शिफ्ट बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म। फेज डिफरेंस राइज होता है रिएक्टिव कंपोनेंट से जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसके से टाइम शिफ्ट हो जाता है बिटवीन वोल्टेज और करंट में, जिससे कोई एक चीज लीड और एक चीज लैग करना शुरू कर देती है इन फॉर्म ऑफ वेव।
तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लीजिएगा, इसमें भी हमने इस चीज़ को बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया है। इसमें हमने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर 13 में, इस ग्राफ को भी एक्सप्लेन किया है, और ये ग्राफ भी हम लीड लैड का एक्सप्लेन करके आ चुके हैं। काइंडली टाइम स्टैम्प पे क्वेश्चन नंबर 13 पे क्लिक करें और इसको तफसील से समझ लें प्लीज़। हमारा क्वेश्चन 9 है, डिस्क्राइब करें इम्पीडेंस एज अ वेक्टर समेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। सोल्यूशन देते हैं, रेजिस्टेंस ये एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, ये रियल एक्सिस पे आता है। रिएक्टेंस एक्स ये वर्टिकल वेक्टर है, ये इमेजिनरी एक्सिस पे आता है। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये पॉजिटिव आता है, और एक्स इज होता है -1 और ओमेगा सी ये नेगेटिव डाउनवर्ड आता है। और इम्पीडेंस वेक्टर को हम जेड कहते हैं, वेक्टर जेड टोटल इम्पीडेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और फाई थीटा लीड लैग जो बता रहा होता है tan इनवर्स एक्स ओवर आर। जैसे मैं ये डायग्राम है, ये हमारी रेजिस्टेंस है जो रियल एक्सिस पे आती है, ये हमारी एक्स सी या एक्स एल है जो हमारी इमेजिनरी एक्सिस पे आती है, और ये हमारा जो इसका रिजल्टेंट है इसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। तो वर्टिकल एक्सिस पे आता है रिएक्टेंस, इसका यूनिट भी ओहम है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आता है रेजिस्टेंस जिसका यूनिट भी ओहम है। इसकी वेक्टर डायग्राम ऐसे बन सकती है कि अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा हो और इंडक्टर नहीं हो, यहाँ पे इंडक्टर है ही नहीं है, कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो आर सी सर्किट में करंट लीड कर जाता है, और जो टोटल रिएक्टेंस है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी पे डिपेंड करते हैं। तो आर आपके इस तरफ जा रहा है, एक्स सी की वैल्यू नीचे जा रही है, ये डिपेंड करता है कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी है, इसकी एक्स सी की रिएक्टेंस कितनी है, ये कितनी रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। इससे पता चलेगा हमारा, तो इम्पीडेंस वेक्टर बताता है टोटल इम्पीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। और अगर हमारा एक्सएल हो तो रिएक्टेंस हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और ये रेजिस्टेंस है, तो ये हमारी इम्पीडेंस इसके हाई पार्ट में इम्पीडेंस को शो करती है, जिसमें tan थीटा होता है एक्स ओवर आर, और थीटा बन जाता है tan इनवर्स एक्स ओवर आर। जैसे ये डायग्राम देखते हैं जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी हमें दिया गया 10 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें नीचे की तरफ दिया गया है 32 ओम, तो नेट रिएक्टेंस जो आएगी वो आएगी 32 माइनस 10, वो आएगी 22 ओम, और रेजिस्टेंस हमें दी गई है 18 ओम। तो 18 ओम और नेट रिएक्टेंस के दरमियान हमारी इम्पीडेंस ट्राइंगल बनेगी, और ये हमारी टोटल इम्पीडेंस होगी जो हमारे इस फार्मूले से आएगी, जेड स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और बाद में ले लेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। हाल ही इंडक्टर होता तो हमारा ये वाला फार्मूला होता, हाल ही कैपेसिटर होता तो हमारा ये वाला फार्मूला होता। अगर हमारे दोनों होते तो फिर हमारा फार्मूला लगता जेड इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर का अंडर रूट। ये चीजें हम क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक्सप्लेन करके हैं, काइंडली ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के टाइम फ्रेम पे क्लिक करके ये चीजें हम सीख लीजिएगा, और इसके आंसर इसमें लिख दीजिएगा 9 और 10 से। इस डायग्राम में बताया कि कैसे आर एल सर्किट में हमारी इंपीडेंस लीड कर रही है, और ये लीडिंग एंगल कितना होगा, और आर इस सर्किट में हमारी इंपीडेंस ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, इसमें हमारा वोल्टेज लीड कर रहे थे, इसमें हमारा करंट लीड कर रहा है, तो हमारी इंपीडेंस ट्राइंगल कैसे बनेगी और कितनी डिग्री हो सकती है। और यहाँ पे इंपीडेंस की बेसिक बताई गई है कि आपकी रेजिस्टेंस सीधी जाती है, अगर इंडक्टर हो तो हमारी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ऊपर जाती है, कैपेसिटिव सर्किट तो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर नीचे जाता है, जिसका फार्मूला एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ सी, ये एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो रेजिस्टेंस खाली हो तो हमारी स्ट्रेट लाइन आती है, इंडक्टर में हमारी ऊपर की तरफ जाती है इम्पीडेंस, और कैपेसिटर में इम्पीडेंस हमारी नीचे की तरफ जाती है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है कि आरएमएस वैल्यू क्या होगी किसी भी वोल्टेज की ऑफ एसी सप्लाई, जिसकी पीक वोल्टेज हमें दिए गए हैं 300 वोल्ट, यानी कि जो पीक वोल्टेज दिए गए हैं वी मैक्सिमम वो दिए गए हैं 300 वोल्ट। तो जो आरएमएस वैल्यू उसकी क्या होगी, तो आरएमएस वैल्यू होती है कि पीक वोल्टेज को हम √2 से डिवाइड कर दें तो आरएमएस वैल्यू हो जाती है। तो हमारे पीक वोल्टेज है 300 वोल्ट, और √2 से हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 212 वोल्ट। तो पीक 300 वोल्ट को जब आरएमएस वैल्यू 1/√2 या √2 से हम डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 212 वोल्ट। 1/2 0.7071 के इक्वल होता है, या 300 को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका यही आंसर आएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है कि एक इंडक्टर है विद द इंडक्टेंस उसे दी हुई है हमें 100 माइक्रो हेनरी। तो इंडक्टेंस एल की वैल्यू दी है 100 माइक्रो हेनरी, जिसे कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 × 10⁻⁴ हेनरी आ जाएगा। पास द करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, तो जो करंट पास कर रहा है वो है 10 मिली एम्पेयर, मिली 10 की पावर -3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.01 एम्पेयर। व्हेन इट टर्मिनल वोल्टेज हमें दिए गए हैं 6.3 वोल्ट, तो टर्मिनल वोल्टेज हमें दिए गए हैं 6.3 वोल्ट। तो कैलकुलेट करें फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। जैसे मालूम है कि एक्सएल होता है V/I, क्योंकि V होता है I XL के इक्वल, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे R की जगह XL आ जाएगा।
क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है। तो एक्सएल आ जाएगा वी ओवर आई, और एक्सएल की दूसरी वैल्यू होती है 2 पाई एफ इंटू एल। अगर हम इन दोनों को फार्मूला को कंबाइन कर दें कि 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू वी ओवर आई के इक्वल ले लें, तो वी ओवर आई, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी हमने निकालनी है, तो 2 पाई एल जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वी ओवर 2 पाई आई एल। तो हमें वोल्टेज आई और एल तीनों वैल्यू दी गई हैं, तीनों वैल्यूज को आप इस फार्मूले में पुट कर दें तो आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। या इसको आप एक्सएल लेदर निकाल लें, एक्सएल है वी ओवर आई, इसे सॉल्व करें, ये आ जाएगा 630, तो फ्रिक्वेंसी हो जाती है एक्सएल ओवर 2 पाई एल। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एक्सएल ओवर 2 पाई एल, और इसमें हमने एक्सएल की वैल्यू निकाली, वो पुट कर दी 2 पाई, और एल की वैल्यू हमें दी गई है 1 × 10⁻⁴, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, 2 पाई एल को सॉल्व करके यहाँ पुट कर दिया और एक्सएल को सॉल्व किया और कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1002655 हर्ट्स, जिसे राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 1 मेगा हर्ट्स, और 1 मेगा हर्ट्स ये इक्वल होता है 10⁻⁶ हर्ट्स के। तो हमें क्वेश्चन में आंसर भी यही गिवन था, इसलिए ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3, एक कॉयल है, वो प्योर इंडक्टेंस उसमें लगी हुई है 318 मिली हेनरी। तो इंडक्टेंस एल की वैल्यू दी हुई है 318 मिली हेनरी। मिली का मतलब है 10⁻⁻3, इसको 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.318 हेनरी। इज कनेक्टेड टू द सीरीज विथ प्योर रेजिस्टेंस। तो हमने एक इंडक्टर को प्योर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया इन सीरीज, तो ये बन गया हमारा आर एल सीरीज सर्किट। और प्योर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी गई है 75 ओम, प्योर रेजिस्टेंस हमें दिया गया 75 ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, जो वोल्टेज हमें दिए गए हैं अक्रॉस द रेजिस्टर, वो दिए गए हमें 150 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें 50 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 50 हर्ट्ज। तो कैलकुलेट करें इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। आर एल सीरीज सर्किट के लिए इंपीडेंस का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर ओवर अंडर रूट। ये फार्मूला बिल्कुल पैथागोरस थ्योरम की तरह है जो हम यहाँ पे सॉल्व करके आए थे बुक में। इसमें इंपीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, कि ये हमारी जो आर है वो बेस है और एक्सएल जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जेड। इस तरह हम इंपीडेंस निकाल सकते हैं। और एक्सएल निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई एफ एल। तो पहले हम एक्सएल निकाल लेंगे, एक्सएल है 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ की वैल्यू हमें दी गई है 50 हर्ट्ज और एल की वैल्यू दी गई है 0.318। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सएल आ जाएगा हमारे पास 99.903 ओम। अब हम इंपीडेंस के फार्मूले पुट करेंगे, इंपीडेंस में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। आर हमें दिया गया है 75 का स्क्वायर लिया, एक्सएल हमने यहाँ से निकाला 99.9 इसका स्क्वायर लिया, और फिर इसको सॉल्व करके अंडर रूट ले लिया हमने। तो हमारा आंसर आ जाएगा 124.92 अम्पेयर। राउंड ऑफ करेंगे तो 124.9 अम्पेयर ये हमारी इम्पीडेंस आ जाएगी। इसको अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते थे। करंट हम फाइंड कर सकते थे आई इज इक्वल टू वी आर ओवर आर। तो वी आर था 150, आर था 75, तो हम पहले करंट निकाल लेते जो आता हमारे पास 2 अम्पेयर। फिर हम निकाल लेते वी एल, वी एल होता आई एक्सएल के इक्वल। एक्सएल हमें 2 पाई एफ एल से निकाल लेते 99.9, तो यहाँ पे वी एल निकाल लेते जो आता 199.8 वोल्ट। फिर हम वोल्टेज निकालते वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर का अंडर रूट। जब हम वोल्टेज को सॉल्व करते तो हमारा आंसर आ जाता 249.84 वोल्ट। अब इंपीडेंस निकालते तो इंपीडेंस होता वी ओवर आई। वोल्टेज जो निकालनी है ऐसे करंट 2 एम्पेयर से हम डिवाइड कर देते तो तभी हमारी इंपीडेंस आती 124.92 ओम। तो दोनों मेथड से हमारा क्वेश्चन सेम सॉल्व होता। हमारे न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एक रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम। तो रेजिस्टेंस दी गई हमें 30 ओम। ये रजिस्टर ये कनेक्ट हुआ है सीरीज में विद द कैपेसिटर, ये किसी कैपेसिटर के साथ सीरीज में हमने कनेक्ट कर लिए, यानी कि ये बन गया हमारा आर से सीरीज एसी सर्किट, जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में ऐड होते हैं, जिसमें हमारा वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करता है, और जिसमें इंपीडेंस का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये भी बिल्कुल पैथागोरस थ्योरम की तरह एक्ट करता है, जिसमें हमारी बेस हमारे पास है रेजिस्टेंस और परपेंडिकुलर एक्स सी है और इसका हाइपोटेन्यूज जेड है। तो पैथागोरस थ्योरम की तरह हम इसकी इंपीडेंस निकाल सकते हैं। और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें दी गई है 79.5 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस है 79.5 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.95 × 10⁻⁵ फैरड अक्रॉस द 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी में दी गई है 50 हर्ट्ज और 100 वोल्ट की पावर सप्लाई साथ उसे हमने कनेक्ट किया है। तो वोल्टेज हमें दिए गए 100 वोल्ट। हमारा फार्मूला होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, और इंपीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो
तो पहले हम एक्सी निकालेंगे, बाद में इसे पुट करके हम इम्पीडेंस भी निकाल लेंगे। उन्होंने पूछा है फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, तो इम्पीडेंस हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो एक्सी निकालेंगे, एक्सी था हमारे पास 1/2 पाई एफ सी 2 पाई, और एफ फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है 50 हर्ट्ज, ये हमने 50 हर्ट्ज पुट कर दी। और कैपेसिटेंस हमने निकाली थी 7.95 इंटू 10⁻⁻5, ये हमने यहाँ कैपेसिटेंस पुट कर दी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो एक्सी हमारे पास आ गया 40.038 ओहम। अब हम इम्पीडेंस निकालेंगे, Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर का अंडर रूट, आर हमें दिया गया है 30 और एक्स सी की वैल्यू हम यहाँ 40.038 निकाल चुके हैं। इनको स्क्वेयर लेके हम अंडर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50.03 ओहम। राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 ओहम। इसमें मुझे सप्लाई वोल्टेज दिए थे 100 वोल्ट, ये किसी फार्मूले में यूज नहीं हुए, ये आपके लिए एक्स्ट्रा डाटा था, ये इररिलेवेंट है फॉर इम्पीडेंस कैलकुलेशन। थैंक यू माय फ्रेंड, काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। काइंडली लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू तमाम वीडियो देख लीजिएगा, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।